So now in past lecture we have talked about the Ohm's law, है ना। हमने past lecture में जो Ohm's law था, Ohm's law तक हमने स्टडी किया था कि Ohm's law क्या होता है और उसको कैसे हमने, ये देखिए Ohm's law जो था ये हमने डिफाइन किया था कि Ohm's law क्या था। Ohm's law states that if a particular amount of current is being passed from a conductor, then the current is directly proportional to the voltage applied, है ना। हमने क्या कहा था कि अगर करंट पास हो रहा है किसी भी कंडक्टर से, तो उस कंडीशन में हमने कहा था कि V जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा I के। V विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब यहाँ पर V क्या चीज़ है, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द, जैसे यहाँ पे ये हमने डायग्राम बनाया था, एक सर्किट डायग्राम बनाया है जिसके अंदर A और B यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो लेंथ है, ये लेंथ किस चीज़ की है, ये लेंथ है कंडक्टर की, ठीक है, ये लेंथ है कंडक्टर की। सो इस कंडक्टर से पास होने वाला जो करंट है दैट इज I एंड द सप्लाइड वोल्टेज इज V। सो वी विल से दैट द करंट I विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द V वोल्टेज। I जो है करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वोल्टेज के। जैसे जैसे आप वोल्टेज को बढ़ा देंगे वैसे वैसे इस कंडक्टर से करंट जो है वो भी क्या हो जाएगा, वो भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से हमने एक कांस्टेंट टर्म निकाली थी जिसको हम कहते हैं R। ये कांस्टेंट टर्म कहाँ से आई थी, ये कांस्टेंट टर्म आई है जब हम यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं। तो ये जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो हमें मिलता है कांस्टेंट दैट इज R। दिस R इज द रेशियो ऑफ वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट। वोल्टेज एंड करंट का ये क्या है, ये रेशियो है। ये जो R है इसी R को हम कहते हैं दिस इज द रेजिस्टेंस। दिस कांस्टेंट जो है, ये कांस्टेंट जो है, ये कांस्टेंट कहलाता है रेजिस्टेंस ऑफ द वायर या रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। जिस भी कंडक्टर के बारे में हम बात कर रहे हैं उस कंडक्टर का कितना रेजिस्टेंस है दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल R, ठीक है। इस रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है दैट इज ओम, OHM, ओम। ये ओम पढ़ा जाता है, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है दैट इज ओम, और इसको हम डिनोट करते हैं ओमेगा से। ये ओमेगा का सिंबल है, ठीक है, इस टाइप से ओमेगा का सिंबल बनाया जाता है। सो दिस इज ओम। तो ओम क्या चीज़ है, इट इज़ द 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 एम्पियर। मतलब अगर 1 एम्पियर का करंट फ्लो करना है और अप्लाइड वोल्टेज होगा 1 वोल्ट का, तो जो करंट जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू 1 ओम। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है क्या? मैं मैसेज में आप सभी लिख के बताइए यस या नो। यस सर, ओके। सो लेट्स मूव फर्दर नाउ। कंडीशंस कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये जो V इक्वल्स टू आई आर है, इस V इक्वल्स टू आई आर को फॉलो करने के लिए तो सबसे पहले द करंट, हमें मतलब जो अजम्पशंस मानने हैं वो अजम्पशंस हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अजम्पशंस कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला अजम्पशन है द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। पहली चीज, जब हमने यहाँ से ये देख ली कि V इज इक्वल्स टू आई आर है, तो इसका मतलब I की वैल्यू क्या हो जाएगी, I विल बी इक्वल्स टू V अपॉन R। तो अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर वोल्टेज जो है उसको फिक्स कर दिया हमने, तो वोल्टेज फिक्स कर दिया, तो ये एक तरीके से दिखा रहा है कि इट इज़ द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो यहाँ से हम देख के कह सकते हैं कि अगर किसी कंडक्टर से, अगर किसी मटेरियल से करंट ज़्यादा फ्लो हो रहा है तो उसका रेजिस्टेंस होगा कम। रिपीट अगेन, ओके, लेट मी रिपीट अगेन। कंडीशंस क्या क्या हैं, कंडीशंस में फर्स्ट कंडीशन कहती है द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। जो करंट फ्लो कर रहा है कंडक्टर में, करंट फ्लो कर रहा है कंडक्टर में विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। अब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे होगा उसको चेक करने के लिए हमने यहाँ पर, इसको चेक करने के लिए हमने
यहाँ पर ये कंडीशन वापस से चेक करी कि v इज इक्व टू आई आर होता है, v इक्व टू आई आर होता है। अब यहाँ से i की वैल्यू को हम लिख सकते हैं v अपॉन आर। इन केस हमने कहा कि सर v जो है इसको फिक्स कर दो, v को हमने फिक्स कर दिया, यानी कि वोल्टेज अब वेरी नहीं कर रहा, वोल्टेज को हम बढ़ा या घटा नहीं रहे, देन इन दैट केस वी विल से I विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, I विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। इसका मतलब हो गया कि जब करंट किसी भी मटेरियल से आप ज़्यादा फ्लो करा रहे हैं तो उस कंडीशन में उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो कम होगा। इफ I विल बी मोर देन R विल बी लेस। इसके अपोजिट अगर करंट कम फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब हो गया कि उसका रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होगा। क्लियर है। सेकंड कह रहा है करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। ऑब्वियसली ये तो लॉ ही है, ये तो लॉ बता रहा, ओम्स लॉ कहता है कि करंट जो होगा विद दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। थर्ड कहता है इफ द रेजिस्टेंस इज डबल्ड, रेजिस्टेंस को आपने डबल कर दिया, द करंट गेट्स हाफ्ड, करंट जो है वो आधा रह जाएगा। अगर आपने रेजिस्टेंस को डबल कर दिया करंट जो है वो आधा रह जाएगा, और रेजिस्टेंस को आधा कर दिया तो करंट जो है वो डबल हो जाएगा। क्लियर है। रेजिस्टेंस को आधा कर देने से करंट डबल हो जाएगा, करंट को डबल आधा कर देने से रेजिस्टेंस डबल हो जाता है। दूसरा लास्ट पॉइंट है V इज डबल्ड, यानी कि अब हमने पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर दिया, V इक्वल टू आई आर था, यहाँ पर अब हमने V को ही डबल कर दिया। तो उस कंडीशन में क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वी विल से करंट विल ऑल्सो गेट डबल, और पोटेंशियल डिफरेंस हाफ होगा तो करंट भी हाफ हो जाएगा। ठीक है, 1 ओम की डेफिनेशन हम बता ही चुके हैं। नेक्स्ट आता है ओमिक सब्सटेंस। ओमिक और नॉन ओमिक सब्सटेंस कौन से होते हैं? ये ओमिक सब्सटेंस और नॉन ओमिक सब्सटेंस क्या है? तो ओमिक का मतलब क्या हो गया? जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। ओमिक सब्सटेंस का मतलब क्या हो गया? दो सब्सटेंस विच फॉलो द ओम्स लॉ, दो सब्सटेंस विच फॉलो द ओम्स लॉ। ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे? वो आपके कहलाएंगे ओमिक सब्सटेंस। तो देखो प्रेजेंटली ज़्यादातर सब्सटेंस जो हैं वो फॉलो करते हैं किसको? ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। ज़्यादातर मैक्सिमम सब्सटेंस जो हैं वो फॉलो करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है कि जो हमें V इक्वल टू आई आर का जो कर्व है, V इक्वल टू आई आर का कर्व, जब हम जैसे हमने क्या कहा अभी कि V इक्वल टू आई आर का जब कर्व बनाया जाएगा, ये सपोज करो हमें ये कर्व बनाना है, यहाँ पे हमने पोटेंशियल ले लिया और यहाँ पर हमने I ले लिया, यानी कि करंट, I ले लिया करंट। अब देखो इस कंडीशन में, इन दिस कंडीशन व्हेन वी ड्रॉ द V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, जब ये वाला कर्व हम ड्रॉ करते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलती है एक स्ट्रेट लाइन, हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जो कि रिप्रेजेंट करेगी V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I को। लेकिन जब हम इसका स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ लाइन, तो जब इसका स्लोप निकाला जाता है तो उस स्लोप में इसकी वैल्यू आएगी V अपॉन I, और V अपॉन I की जो वैल्यू होती है हम ओम्स लॉ से देख चुके हैं कि इसकी वैल्यू होती है R के बराबर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारा ओम्स लॉ है, सॉरी, इसका मतलब जो है कि अगर किसी भी पोटेंशियल, यानी कि पोटेंशियल V और करंट I के बीच में कर्व ड्रॉ किया जाए, कोई भी कर्व आप ड्रॉ करेंगे तो किसी भी पॉइंट पर जो स्लोप ऑफ द कर्व होगा दैट विल रिप्रेजेंट द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ये क्या बताएगा? रेजिस्टेंस को बताएगा। ठीक है, अब एक चीज यहां पर देखते हैं कि ये तो आइडियल कंडीशन हो गई, दिस इज आइडियल कंडीशन, नॉट प्रैक्टिकल। इन प्रैक्टिकल्स जो वैल्यूज आती हैं जब ग्राफ प्लॉट किया जाता है तो वैल्यू इस लाइन पर, एग्जैक्टली लाइन पर नहीं आती, लाइन के इधर उधर आती हैं, कभी कभी लाइन पर भी आ सकती है। ठीक है, वैल्यूज होती हैं, जब ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम वैल्यूज की बात करते हैं तो ये वैल्यूज जो होती हैं ये एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन पर नहीं आती हैं, ये ग्राफ से, लाइन से इधर उधर रहती हैं। तो उस कंडीशन में इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस टाइप से डॉटेड लाइन से हमने शो किया।
इसके आसपास ही रहता है, एकदम स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगी, लेकिन इसी के आसपास कहीं घूमता हुआ दिखाई देगा। देखो हमने रिपीट कर रहा हूँ वापिस से, ये क्या कहा, हमने कहा कि ये जो स्ट्रेट लाइन थी ये तो आइडियल कंडीशन थी, जिसको हमने ब्लू कलर से दिखाया हुआ है, ठीक है, ब्लू कलर है, ये आइडियल कंडीशन है, स्ट्रेट लाइन है। लेकिन प्रैक्टिकली ये स्ट्रेट लाइन हमें नहीं मिलती, हमें मिलती है ये डॉटेड लाइंस को जब हम ज्वाइन करेंगे, डॉटेड लाइंस को हम जब ज्वाइन करेंगे तो एक कर्व मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलने की जगह एक कर्व मिलेगा। तो ये जो कर्व होता है, ये कर्व प्रैक्टिकल, ये जो कर्व है ये वाला, ये किसको बताता है, ये प्रैक्टिकल एस्टिमेशन को बताता है, ठीक है, प्रैक्टिकल ग्राफ है ये, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल ग्राफ क्यों मिलता है हमें, हमें एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं मिलती, तो उसके कुछ रीजंस हैं। पहला रीजन है कि अगर जब करंट ज़्यादा फ्लो करती है तो रेजिस्टेंस की वजह से, ड्यू टू रेजिस्टेंस, उसमें क्या हो जाता है, हीट प्रोड्यूस हो जाती है, ड्यू टू रेजिस्टेंस हीट इज प्रोड्यूस्ड, हीट इज प्रोड्यूस्ड इन द कंडक्टर, कंडक्टर में हीट जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है। तो जब हीट प्रोड्यूस हो जाएगी तो उस कंडीशन में रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो जाता है। इफ द नेचुरल कंडीशंस, और फिजिकल मान कह देते हैं इसको, इफ द फिजिकल कंडीशंस, फिजिकल कंडीशंस are not constant, not constant, we will not get, we will not get, we will not get a straight line, a straight line। तो इसका मतलब क्या हो गया कि प्रैक्टिकल कंडीशंस के अंदर, जो प्रैक्टिकल कंडीशंस होती हैं उसमें हमें एक स्ट्रेट लाइन नहीं मिलती, क्योंकि फिजिकल कंडीशंस जो है वो चेंज होती रहती हैं। उसमें पहली चीज़ हम कह सकते हैं कि सर यहाँ पर जो हीट है वो प्रोड्यूस होती है जैसे जैसे अमाउंट ऑफ करंट बढ़ता जाता है, तो वो एक आइडियल सिचुएशन नहीं रह जाती, ठीक है। चलिए इसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो जल्दी जल्दी देख लेते हैं। क्वेश्चंस क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हेन द टेम्परेचर ऑफ मेटालिक कंडक्टर, मेटालिक कंडक्टर है उसका टेम्परेचर कह रहा है इंक्रीज करेगा तो इट्स इन रेजिस्टेंस विल। देखो ध्यान देना ये चीज कि अगर सपोज करो आपके पास में कोई कंडक्टर है, कंडक्टर है, ठीक है, दूसरा है इंसुलेटर, और तीसरा होता है सेमी कंडक्टर, तीन चीजें, ठीक है। और यहाँ पे हम इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर को। नाउ अब ये क्या कह रहा है, देखो ध्यान से कि कंडक्टर टेम्परेचर इंक्रीज करने पर कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है, सॉरी यहाँ पे टेम्परेचर नहीं रहेगा, यहाँ पे रहेगा रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, ठीक है। तो कंडक्टर जो है, देखिए यहाँ पे जब कंडक्टर का आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर कंडक्टर के अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और बहुत ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो इंक्रीज कर जाता है, रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से करंट जो है वो, अमाउंट ऑफ करंट जो है वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंसुलेटर। इंसुलेटर के केस में इंसुलेटर क्या होता है, इंसुलेटर का मतलब हो गया कि ये अपने अंदर से करंट को फ्लो नहीं करने देता। क्यों नहीं करने देता, बिकॉज इंसुलेटर्स हैव वेरी लेस अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं। तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम हैं तो उस कंडीशन में इंसुलेटर कहलाता है। लेकिन क्या होगा जब टेम्परेचर वो इंक्रीज करेंगे, तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर
टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ज़्यादा एमिट होने लगते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा भी एमिट नहीं होते कि भाई वो बहुत ही अच्छे तरीके से कंडक्टर मतलब कंडक्टर के बराबर पहुंच जाए, ऐसा भी नहीं होता। ठीक है, वो कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं, लेकिन ये कंडक्टर के बराबर ही नहीं कर सकते। तो हम कहेंगे कि टेम्परेचर बढ़ाने पर इसका जो रेजिस्टेंस है सम वाट डिक्रीजेज, इसका जो रेजिस्टेंस है इट सम वाट डिक्रीजेज, इसका जो रेजिस्टेंस है ये कुछ हद तक डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, रेजिस्टेंस डिक्रीजेज एंड करंट लेकिन करंट के ऊपर हम कहेंगे कि कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, कोई फ्लो खास करंट फ्लो नहीं करता। और थर्ड केस आता है हमारे पास में सेमी कंडक्टर। हमने बताया था कि सेमी कंडक्टर कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का ग्रुप है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसकी कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर की कम होती है कंडक्टर से, लेकिन इंसुलेटर से ज़्यादा होती है। कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम होती है, इंसुलेटर से ज़्यादा होती है। इसके अपोजिट रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस हम कहेंगे इंसुलेटर से कम होता है लेकिन कंडक्टर से ज़्यादा होता है। सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस इंसुलेटर से कम होता है लेकिन कंडक्टर से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस इसका डिक्रीज होता है। एग्जिस्ट बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, बिल्कुल ये इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में एग्जिस्ट करता है। तो जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं वैसे ही रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज होता है, और रेजिस्टेंस के डिक्रीमेंट के साथ में इसका जो करंट है वो इंक्रीज हो जाएगा, करंट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा था व्हेन द टेम्परेचर ऑफ मेटालिक कंडक्टर, मेटालिक कंडक्टर का है तो ये तो बहुत अच्छे कंडक्टर्स होते हैं मेटल्स, तो मेटल्स का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, इट विल ऑलवेज इंक्रीज, इट विल ऑलवेज इंक्रीज। सेकंड क्वेश्चन स्पेसिफिक, दिस इज रेजिस्टेंस नॉट रेजिडेंस। चलो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है अभी हम नहीं पढ़े हैं तो इसको पढ़ लेते हैं पहले। ये क्वेश्चन जो है हम शायद आगे का करवा दिए हैं। क्वेश्चन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी पढ़ लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक जो है इसके अंदर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है इसको क्लियर कर लेते हैं कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, इसको हमने पढ़ा नहीं है अभी। चलो तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहली चीज़ देखनी होगी कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर को मतलब उसको अफेक्ट करते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर को जो अफेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर दो सबसे मेन, अगर हम फिजिकल कंडीशंस को कांस्टेंट रख दें तो वहाँ पर दो फैक्टर्स ऐसे हैं जिनके ऊपर रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है। पहला फैक्टर है लेंथ ऑफ द वायर या कंडक्टर। तो ये कहता है कि लेंथ ऑफ द कंडक्टर के रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब क्या हो गया, कहता है कि अगर आप रेजिस्टेंस कंडक्टर का लेंथ जो है वो बढ़ाते जा रहे हैं, पहले एक था अब उसको आपने डबल कर दिया, तो क्या होगा, रेजिस्टेंस जो है उसी हिसाब से बढ़ता जाएगा। दूसरा कहता है R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया। ये क्या कह रहा है, ये R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, ये XSC लिखा है ना, इसका मतलब होता है क्रॉस सेक्शन। XSC का मतलब होता है, XSC मीन्स क्रॉस सेक्शन। स्क्रीन इज ब्लैक। सभी को स्क्रीन ब्लैक दिख रही है क्या? सभी कोई बताओ ये स्क्रीन विजिबल है या नहीं?
विजिबल है, तो कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शन जो है, अब ये कह रहा है कि क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अब ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है क्या चीज़, इसको देख लेते हैं। सपोज करो हमारे पास में कोई एक इस टाइप से ये हमने एक वायर बना दिया, ये हमने एक वायर बना दिया। ठीक है, अब इस वायर में ध्यान से देखें तो ये वाला जो एरिया होता है, ये एरिया क्या चीज़ है, ये एरिया कहलाएगा आपका क्रॉस सेक्शन एरिया। इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे ये एरिया कैसे निकला, ये जो फुल लेंथ वायर था, इस फुल लेंथ वायर को हमने क्या किया, कट कर दिया। फुल लेंथ वायर को हमने कट कर दिया। तो कट करने के बाद में जब सामने से हम देखेंगे, सामने से देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा, ये दिखाई देगा सर्कुलर। तो ये जो सर्कल निकल के आया, इस सर्कल को हम कहेंगे कि सर ये इसका क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम इसको क्या कहेंगे, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। क्लियर है। तो यहाँ से दो चीज पता चली कि रेजिस्टेंस जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। तो जब इनको कंबाइंड फॉर्म में लिखते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, और जब ये प्रोपोर्शनेट का साइन हटाते हैं तो वहां पर एक कांस्टेंट टर्म आती है, दिस कांस्टेंट टर्म इज नोन एज रो, आर एच ओ, रो। इसको बनाया कैसे जाता है, ये जैसे पी बनाते हैं आप, ये पी बना दिया। अब इस पी को नीचे से थोड़ा सा घुमा देना है। ठीक है, पी बना के इसको थोड़ा सा नीचे से घुमा देंगे तो ये बन जाएगा आपके लिए रो। क्लियर है। तो अब हम क्या कह रहे हैं कि R इज इक्वल्स टू, जब प्रोपोर्शनेट का साइन हटा देंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आ जाएगी, दैट कांस्टेंट टर्म इज रो, दिस कांस्टेंट टर्म इज रो। ठीक है, तो R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन ए, रो L अपॉन ए। तो ये जो रो है इसी को हम क्या कहते हैं, दिस इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रो इज द specific resistance of any conductor, rho is the specific resistance of any conductor। इस specific resistance को हम resistivity, इसे हम क्या कहते हैं, resistivity भी कहते हैं। ये जो specific resistance है इसको हम resistivity भी कहते हैं। तो यहाँ से हमें पता चला कि R इज इक्वल्स टू रॉ L अपॉन ए, या फिर यहाँ से रॉ की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी होगी तो इसकी वैल्यू हो जाएगी R इंटू ए डिवाइडेड बाई एल, R इंटू ए डिवाइडेड बाई एल। ठीक है, अब देखो R इंटू ए डिवाइडेड बाई एल, ये हो गया रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला। अगर आपको कोई ये सारी चीज़ें दे रखी हो, रेजिस्टेंस दे रखा हो, क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ हो और लेंथ दिया हो, तो यहाँ से हम रेजिस्टिविटी को इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है उसको हम कैसे फाइंड आउट करें, तो यहाँ पर देखो R जो है ये रेजिस्टेंस था, तो यूनिट ऑफ रॉ, इसको फाइंड आउट करते हैं। हमने कहा R तो सर रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, ओमेगा से डिनोट करते हैं। रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, जिसको ओमेगा से डिनोट किया जाता है। एरिया, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर से डिनोट करते हैं। और जो लेंथ है, लेंथ, यूनिट ऑफ लेंथ इज डिनोटेड बाई मीटर, है ना। R की यूनिट, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम है, क्रॉस सेक्शनल एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर है और L की यूनिट मीटर है। तो अब यहाँ से देखो अपॉन में मीटर है, एक मीटर को कैंसिल कर देता है, तो इसकी यूनिट क्या बन गई, इसकी यूनिट बन गई ओम मीटर, ओम मीटर, इसकी यूनिट बन गई ओम मीटर। ठीक है, अब देखो ये जो ओम मीटर है ये एक्चुअल में है क्या चीज, ये रिप्रेजेंट करता है, इट इज द
resistivity is the resistance of any मटेरियल। किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी है तो हम कहेंगे ये किसी मटेरियल के बारे में है। यहाँ पे कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की बात नहीं की जाएगी। जैसे सपोज करो कॉपर है, तो कॉपर एक मटेरियल है। अब कॉपर के आप जग भी बना सकते हो, कॉपर के वायर भी बना सकते हो, कॉपर के यूटेंसिल्स भी बना सकते हो। लेकिन सभी के अंदर अगर प्योर कॉपर आपने यूज़ किया है तो उस कंडीशन में सभी यूटेंसिल्स में, सभी वायर्स में, जितनी भी चीज़ें आपने कॉपर की बनाई हैं उन सभी के लिए रेजिस्टिविटी की वैल्यू जो होगी वो सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो ये कह रहा है रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ एनी मटेरियल ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये कह रहा है रेजिस्टिविटी जो है, ये रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ एनी मटेरियल ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्या कह रहा है, रॉ की वैल्यू जो थी हमने निकाली थी R इंटू ए बाई एल। यहाँ पे इसने कहा कि सर एरिया जो है इसको आप यूनिट ले लो और लेंथ जो है इसको भी यूनिट ले लो। तो जब ये दोनों वैल्यू यूनिट हो गई तो उस कंडीशन में रॉ इज इक्व टू आर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। रॉ और रेजिस्टेंस दोनों बराबर हो जाएगा, यस और नो। रॉ और रेजिस्टेंस दोनों बराबर हो जाएगा। अब जब ये दोनों बराबर हो गया तो उस कंडीशन में हमारी डेफिनेशन जो है ये यहाँ से निकल कर आएगी। रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ एनी मटेरियल ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम रेजिस्टिविटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि टेम्परेचर के ऊपर रेजिस्टिविटी का इफेक्ट नहीं होता। टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर रेजिस्टिविटी इफेक्ट करती है, लेकिन हम क्या करते हैं इसको कांस्टेंट रख के, फिजिकल कंडीशंस को कांस्टेंट रख के, कीपिंग द फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट। हमने क्या कहा कि फिजिकल कंडीशंस को कांस्टेंट रख के हमने ये सभी वैल्यूज जो है ये फाइंड आउट किए हैं। ठीक है, चलिए आज के लेक्चर में हम इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं लेक्चर को, और नेक्स्ट लेक्चर में हम जो इसके कुछ क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ में जो कनेक्शन है, सीरीज और पैरेलल कनेक्शन है रेजिस्टेंस का, उसको हम चेक करेंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को। इसका जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। एक बार आप लोग ये जो पीडीएफ मैंने सेंड करी है, इस पीडीएफ के अंदर से स्पेसिफिक रेजिस्टेंस तक के जो डेफिनेशन है और जो फॉर्मूले हैं वो सब आप याद कर लेंगे, समझ लेंगे अच्छे से। उसके बाद में हम इसके जो क्वेश्चन हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। चलिए मैं आज का लाइव सेशन यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू।